एक लड़की शादी के बाद जब पहली बार अपने घर जाती है, तो वो किसी से नहीं मिलती है। वो सबसे पहले जाती है 500 मीटर दूर अपने प्रेमी से मिलने। वो अपने प्रेमी से मिलने जाती है और वो उसके पास जाकर उसके ऊपर पैसे फेंक देती है और कहती है कि ये पकड़ो पैसे, ये सारे पैसे मुझे मुंह दिखाई में मिले हैं और तुम इनसे वो सब करो जो तुम्हें करना चाहिए, जो जिससे मैं तुम्हारी बन सकती हूँ, जिससे मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। वो कहती है कि तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटा देना है और रास्ते से हटा देने के बाद हम दोनों को कोई एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं रोक सकता है। वो कहती है कि अगर वो रास्ते से हट गया तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों का मालिक है। अगर करोड़ों की जो प्रॉपर्टी होगी वो फिर हमारी हो जाएगी। हम दोनों आराम से ऐश करेंगे और हम दोनों आराम से बैठ कर खाएंगे। अब इधर हम मुस्कान रस्तोगी का केस भूले ही नहीं थे, तभी ये केस हमारे सामने आ जाता है। हमारे सामने ये केस फिर से दोहराया जाता है, जहाँ पर एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए अपने प्रेमी के पास जाती है और उसके पास जाकर पैसे दे देती है और वो कहती है कि हम करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। पहले तो वो करोड़ों के लड़के से शादी करती है जो करोड़ों का मालिक होता है, एक लौता लड़का होता है। शादी करने के बाद फिर वो उसकी हत्या की प्लानिंग करने लगती है और कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर वो उसके साथ ऐसा ही कर देती है। पहले तो जानते हैं पहले कि उसने शादी की तो की क्यों थी, क्या उसने पैसों के लिए शादी की थी? और अगर शादी की थी तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या अपने प्रेमी के खातिर वो अपने पति को मारना चाहती थी या फिर कोई और मामला था? ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अंत तक। चलिए तो बिना देरी के से शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश जिला औरैया के पास एक थाना लगता है बेला। दरअसल बेला के ही पास एक ढाबा होता है, जिस ढाबे पर एक मशीन खड़ी होती है। वो मशीन जो होती है हाइड्रा मशीन होती है। हाइड्रा मशीन जो भारी वस्तु को उठाने का काम करती है। वो भारी वस्तु को उठाती है और बाहर निकाल कर रख देती है। तभी हाइड्रा मशीन के आसपास दो लड़के जो होते हैं, दो व्यक्ति जो होते हैं, वो बाइक से चक्कर काट रहे थे। वे देख रहे थे कि अगर हमें इसका मालिक मिल जाता है, अगर इसका मालिक मिल जाता है तो उनकी जो गाड़ी होती है वो एक नदी में नहर में पड़ी हुई होती है, उसे निकालने के लिए उसे देख रहे थे। जब वो जो उसे हाइड्रा मशीन को चलाने वाला होता है ड्राइवर, वो आता है। आने के बाद कहता है कि भाई साहब क्या बात हुई, आप यहाँ पर क्यों इतनी देर से चक्कर काट रहे हैं, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? तो वो कहते हैं कि हाँ, आपसे हमें कुछ काम है, हमारी जो गाड़ी है वो नहर में गिर गई है, बस उसे निकालनी है आपको जाकर। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं निकाल दूंगा, अगर तुम, मेरा तो काम यही है, तुम मुझे लोकेशन दो, लोकेशन देने के बाद मैं चलता हूँ आपके साथ। लेकिन वो दो व्यक्ति जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, पास में ही है, तुम उसे पहले चलकर देख लो, चलने के बाद लोकेशन देख लो, आप देख लो कि कैसे निकालनी कैसे नहीं, उसके बाद आप इसे ले जाना। वो कहता है कि कितने नेक और कितने ईमानदार कस्टमर आए हैं आज मेरे पास। वो कहता है कि ठीक है, मैं पहले चलकर लोकेशन देख लेता हूँ। तभी वे लोकेशन देखने के लिए आगे आगे चलता है। वे दो व्यक्ति जो होते हैं बाइक पर पीछे पीछे चलते हैं। जैसे ही वे गेहूं के खेतों में जाते हैं, गेहूं के खेतों में जाने तक वे दो व्यक्ति जो होते हैं उसकी कनपट्टी पर गोली रखते हैं, गोली चला देते हैं, यानी कि उसमें गोली मार देते हैं। जब गोली मार देते हैं तो उसकी चीख निकल जाती है। जब उसकी चीख निकल जाती है तभी ये जो दो बाइक सवार होते हैं भाग जाते हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर जो गांव वाले होते हैं, यानी कि आसपास में जो लोग आ जा रहे थे, वे जब खेतों में आते हैं, खेतों में आने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का जो है गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। और जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद उस लड़के को अस्पताल भेज दिया जाता है। अस्पताल भेज देने के बाद अब ये जानना था कि उन्हें आखिरकार है तो है कौन। तभी उस लड़के के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। उस लड़के के फ़ोन पर फ़ोन आता है उसके भाई संदीप का। संदीप जो होता है अपने भाई को फ़ोन करता है। करने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं जब उसका फ़ोन उठाते हैं तो वे कहते हैं कि कौन बोल रहे हो? तो बताता है कि मैं इसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। संदीप यादव जो होता है वो बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी थाना भोग गाँव का एक गाँव पड़ता है नांगला दीपा, यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे भाई के साथ क्या हो गया। तो पुलिस वाले जो होते हैं सारी जानकारी देते हैं। जानकारी देने के बाद घर वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उनका जो रोना का चीखने बिलखने का जो आवाज़ें होती हैं पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगती हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे बेटे के साथ ये सब कौन कर सकता है, हमें बताइए, आपके बेटे की किसी से दुश्मनी तो नहीं है, आपको किसी पर शक हो? तो वो कहते हैं कि हमें किसी पर शक नहीं है और हमारा बेटा जो होता काम के लिए बाहर गया हुआ था। उसे बताते हैं कन्नौज के पास एक जगह लगती है उमरदा और उसी की एक और जगह लगती है सहारनगर। यहीं पर मेरा बेटा जो होता है वहाँ पर एक पुल का निर्माण चल रहा होता है। उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिलता है। प्रोजेक्ट मिलने के बाद उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद 19 मार्च सन 2025 को घर आने ही वाला था। लेकिन 19 मार्च सन 2025 को हमारे पास ये सारी खबर पहुँच जाती है। जब हमने उसे फ़ोन करा तो वो कहता है कि पापा मैं निकलने वाला हूँ, मैं बस मेरा काम ख़त्म हो गया है और मैं निकलते ही आपसे
बस सीधा घर ही आऊँगा। अब जैसे ही थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन आता है तो बताता है कि मुझे एक काम और मिला है, मैं छोटा-सा काम है, मैं इसे कर कर आता हूँ। क्योंकि उसका भाई उसे फ़ोन करता है उसके बाद। उसका भाई जो होता है पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा भाई जो है मुझे फ़ोन करके बताता है कि उसे एक और काम मिला है, उस काम को ख़त्म करने के बाद वो तुरंत घर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो उसका भाई जो होता है वो कहता है कि तुम उस काम को करके आ जाओ, उसके बाद घर आ जाना, पर आ जाना आराम से। लेकिन उसके बाद नहीं पता हमें हमारे बेटे के साथ क्या हुआ, हमारे भाई के साथ क्या नहीं हुआ। पुलिस वाले जो होते हैं अब ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसके साथ ये सब किसने किया होगा। पुलिस वाले जो होते हैं वे सारी चीज़ देखने लगते हैं, जब सब कुछ देखने लगते हैं तभी वे वो 7 किलोमीटर यानी कि जो जहाँ से उसकी जो मशीन खड़ी थी, हाइड्रा मशीन खड़ी थी, और जहाँ पर उसकी जो अवस्था होती है, गंभीर अवस्था होती है, वहाँ पर मिला था। वहाँ पर जांच पड़ताल करने लगते हैं। इधर जो लड़का होता है उसका नाम दिलीप यादव होता है। दिलीप यादव की जो स्थिति होती है वो बहुत ख़राब होने लगती है। उसे हायर मेडिकल रेफ़र कर दिया जाता है। जब हायर मेडिकल रेफ़र कर दिया जाता है तभी उसे वहाँ पर भी उसकी बात नहीं बनती, उसे और जगह रेफ़र कर दिया जाता है। यानी कि उसे 3-4 हॉस्पिटल तक रेफ़र किया जाता है। उसे 3-4 हॉस्पिटल तक रेफ़र करने के बाद कहा जाता है कि इसकी हालत जो है बहुत ही ख़राब है, इसकी कंडीशन सीरियस है बहुत। अब ऐसे जब हॉस्पिटल अदला बदली हो रही थी तभी 3 दिन बाद 21 मार्च सन 2025 को दिलीप यादव जो होता है वो अपना दम तोड़ देता है। वो अपनी ज़िंदगी मौत से बहुत लड़ा, उसने बहुत कोशिश की कि वो जी पाए, लेकिन वो जी नहीं पाता। अब ऐसे पुलिस वालों जो होते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ जाने के बाद अब वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सब किसने किया होगा। तभी वे जहाँ पर उसकी हाइड्रा मशीन खड़ी थी बेला ढाबा के पास, और जहाँ पर उसका गंभीर अवस्था में वो लड़का मिला था दिलीप, अब वे उस जगह की सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। यानी कि जहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहाँ देखने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि 2 बाइक सवार आते हैं इसके पास। 2 बाइक सवार जो होते हैं इसके पीछे पीछे चल रहे थे, इसके आगे आगे चल रहा था। तभी जब बाइक सवार को देखा जाता है तो उनमें से एक बाइक सवार जो होता है उसका नाम होता है रामजी उर्फ चौधरी। ये रामजी उर्फ चौधरी जो होता है इस पर बहुत सारे 10 केस लगे हुए थे, यानी कि 10 मुकदमे लगे हुए थे। ये जो होता है हिस्ट्री शीटर होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं रामजी उर्फ चौधरी के पास पहुंच जाते हैं, उसे ढूंढ निकालते हैं। ढूंढ निकालने के बाद उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने उसे गोली क्यों मारी, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तुम्हारे साथ लास्ट मोमेंट पे था और हमें लगता है कि तुमने इसके साथ ऐसा सब किया है। तो रामजी चौधरी जो होता है वो पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे जानते हैं कि इससे हमें कैसे बातें उगलवानी है, और वे अपना तरीका अपनाते हैं। तरीका अपनाने के बाद रामजी जो होता है वो रामजी उप चौधरी जो होता है वो उगल देता है। उगल देने के बाद वो कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, इसके लिए बदले मुझे पैसे मिले थे। वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है, उसने ये सब करवाया है। जब उसके दोस्त के पास जाते हैं तो दोस्त जो होता है वो कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं उसके साथ ऐसा करना चाहता था, मेरे दोस्त ने ये सब करवाया है। अब पुलिस वाले सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके दोस्त के पास जाते हैं। उसके दोस्त का जो नाम होता है वो अनुराग होता है। अनुराग जो होता है वो सियापुर के जिला औरैया का रहने वाला होता है, यानी कि सियापुर उसका गांव होता है। जब वाले से भी उठा कर लेकर आते हैं। उठा कर लेकर आने के बाद से पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अनुराग जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाने लगता है। जब इधर उधर की बातें बनाने लगता है तब कहीं पुलिस वाले जो होते हैं जब उसे कहते हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया है, अब तुम सिर्फ सच उगलो कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया और तुमने उसे मारने के लिए पैसे क्यों दिए थे। जब ये अनुराग के सामने ये सारे सवाल रखते हैं तो अनुराग जो होता है कहीं ना कहीं टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले वाकई में उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते कि आखिरकार एक लड़कियाँ अब ऐसे भी कर सकती हैं, लड़कियाँ ऐसे भी काम कर रही हैं और लड़कियों पर भरोसा रहा नहीं जा सकता। वो बताता है, अनुराग जो होता है वो बताता है कि मेरे ही गाँव की रहने वाली जिसका नाम होता है प्रगति यादव, वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उससे प्यार करता था। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब इधर जैसे ही प्रगति यादव जो होती है अपने घर में बात करती है और कहती है कि मैं उससे अपने प्रेमी से शादी करूँगी और उसके बिना मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले जो होते हैं मना कर देते हैं, क्योंकि अनुराग जो होता है ये सिर्फ एक ट्रैक्टर पर ड्राइविंग किया करता था। ना ही तो घर वाले उसका बैकग्राउंड अच्छा समझते हैं और ना ही उस लड़के को अच्छा समझते हैं। तो वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम उससे बिल्कुल शादी नहीं करवाएंगे तुम्हें। तो प्रगति जो होती है वो रट लगा कर बैठ जाती है कि मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन घर वाले जो होते हैं वो मना कर देते हैं। अब इधर प्रगति की जो बड़ी बहन होती है जिसका नाम पारुल यादव होता है, पारुल की जो शादी होती है वो संदीप यादव से होती है। संदीप यादव से जब उसकी शादी होती है तब उसके घर वाले जो होते हैं पारुल के, वे अपनी छोटी बेटी की शादी भी अपनी उसके यानी कि पारुल के देवर से करना चाहते थे। संदीप यादव के छोटे भाई दिलीप यादव से करना चाहते थे और वे करने की पक्की सोच भी लेते हैं।
वे कहते हैं अपनी बेटी से कि हम तुम्हारी शादी उससे करेंगे, अगर तुमने अगर कुछ भी किया तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। इधर प्रगति जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उससे साथ प्यार करती हूँ और मैं अनुराग के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जब घर वाले ज़्यादा दबाव डालते हैं तो वो तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद प्रगति जब अनुराग से बातें कहती है तो अनुराग जो होता है वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी बदल गई, तुमने जीने मरने की कसमें मेरे साथ खाई, तुम जीना मरना मेरे साथ चाहती थी, तुमने शादी के 7 फेरे मेरे साथ लेने थे और तुम अब किसी और के साथ 7 फेरे लेने जा रही हो। क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? इधर प्रगति जो होती है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपना संसार बसाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जो हैं वो मान ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या कहा, हम एक प्लान बनाते हैं। प्लान भी ऐसा बनाते हैं कि वो बताती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे, जिससे मेरी शादी करवा रहे हैं वो बहुत ही अमीर है और इतना अमीर है कि अगर हम उसे रास्ते से हटा भी देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो है सारी हमारे नाम हो जाएगी। और जब वो रास्ते से हट जाएगा, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और भी करवाना चाहेंगे तो मैं शादी करने के लिए इनकार कर दूंगी। फिर उनके पास एक ही रास्ता बचेगा और वो रास्ता बचेगा तुमसे शादी करने का। फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम दोनों एक आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। अब इधर जैसे ही 5 मार्च सन 2025 को इसकी शादी दिलीप यादव से हो जाती है। दिलीप यादव से इसकी शादी हो जाती है। 6 मार्च सन 2025 को इसके घर जाती है। घर जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक नए सिरे से अपना जीवन शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद अब जैसे ही ये आराम से 10 मार्च सन 2025 को पहली बार अपने मायके आती है। मायके आते ही ये कहीं किसी से नहीं मिलती, कहीं नहीं जाती, अपने प्रेमी अनुराग के पास जाती है। उसके पास जाकर जैसे मुंह दिखाई में पैसे मिले थे, उसे ज्वेलरी मिली थी, क्योंकि जो जिससे दिलीप यादव से उसकी शादी हुई थी वो एक लौता लड़का होता है। ये संदीप यादव जो होता है वो चचेरा भाई होता है, यानी कि वो करोड़ों का मालिक होता है दिलीप यादव। बताया जाता है कि उसके पास कई जेसीबी है, 15 नहीं 20-22 जेसीबी है उसके पास, और उसके पास ज़मीन भी है जो अच्छे रेटों की यानी कि करोड़ों की है। अब वही चीज़ जब उसे अच्छे पैसे भी मिले थे मुँह दिखाई में, और वो सारे पैसे जो होती है अनुराग को दे देती है और कहती है कि तुम्हें उस रास्ते से हटा दो। और रास्ते से हटाने के बाद हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ना ही तो मेरे घर वालों के पास कोई रास्ता बचेगा तुमसे शादी करवाने के लिए, और ना ही वे किसी और को देखेंगे। अगर देखेंगे तो मना कर दूँगी। तब अनुराग जो होता है अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त के पास जाने के बाद वो सारी बातें बताता है। तो उसका दोस्त जो होता है वो रामजी उप चौधरी को जानता था। रामजी उप चौधरी के पास जाते हैं। जाने के बाद उससे डील करते हैं और पैसे देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम्हें मारना है, रास्ते से हटाना है। इधर रामजी उप चौधरी जो होता है वो कहता है, उसने एक सलाह देता है और कहता है कि तुम्हें अब व्हाट्सअप से ही बात करनी होगी, तुम व्हाट्सअप पर ही बात करना, अगर तुम वैसी कॉल मत करना, क्योंकि व्हाट्सअप की कॉल पुलिस वाले नहीं निकाल सकते, उसका रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते। वे ऐसे ही करते हैं। ये इधर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है अनुराग, वो प्रगति से कॉल व्हाट्सअप कॉल किया करता था। अब इधर ये 19 मार्च सन 2025 को दिलीप यादव से अपनी उसकी जो पत्नी होती है प्रगति यादव, वो उससे कॉल करती है। कॉल करने के बाद व्हाट्सअप कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो बताता है कि मैं बेला ढाबे के पास हूँ, मैं जल्द घर आ रहा हूँ, मैं तुमसे मिल लूँगा और मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना। अरे मेरी नई नई शादी हुई और मैं बाहर घूम रहा हूँ, मैं अपना काम करता देख रहा हूँ, अब देख लेना तुम्हारा इंतज़ार खत्म हो, मैं जल्दी घर आने वाला हूँ। अब जैसे वो सारी बातें उससे कहता है तो प्रगति जो होती है अनुराग को बताती है। अनुराग जो होता है अपने दोस्त को बताता है। दोस्त जो होता है वो रामजी उप चौधरी के साथ मिलकर उसके पास जाते हैं, जहाँ की वो लोकेशन देते हैं। लोकेशन देने के बाद वो वहीं पर मिलता है। वहीं पर मिलने के बाद वे जो झूठी कहानी बताते हैं कि हमारी गाड़ी नहर में गिर गई है तो इसे तुम निकाल सकते हो। तो पहले तो उसे लोकेशन दिखाने के नाम पर ले जाते हैं। नाम पर ले जाने के बाद उसे गोली मार देते हैं। यहाँ पर प्रगति जो होती है एक ऐसा प्लान बनाई बैठी थी कि जो उसके पति की संपत्ति है करोड़ों की, वो उसकी हो जाएगी, वो उसके प्रेमी और उसकी हो जाएगी, और उनके बीच कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एक लौता लड़का होता है। उसकी संपत्ति किसी और पर जाएगी भी नहीं। वो अपने घर वालों के नज़रों में भी सही रहना चाहती थी, ससुराल वालों की नज़रों में भी सही रहना चाहती थी, लेकिन वो इतनी गिर जाती है उनकी नज़रों में, इतनी गिर जाती है वाकई में कहा नहीं जा सकता। प्रगति अगर चाहती तो शादी करने से पहले ही वो उसके साथ कर लेती, अपने घर वालों की मर्जी के बिना भी शादी कर लेती अगर उसे करनी होती। किसी के घर के लाल को उजाड़ कर उसने शादी करने का सोचा, वाकई में ये बहुत खतरनाक था। उसने दिलीप यादव की प्रॉपर्टी देखी। प्रॉपर्टी देखने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। हड़पने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी। यहाँ पर ये केस हमें मुस्कान रस्तोगी का याद दिलाता है। मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को कैसे ड्रम में पैक कर दिया था। मुस्कान रस्तोगी यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मेरठ का केस होता है मुस्कान रस्तोगी का, वो भी अपने पति के साथ यही हाल करती है। लेकिन केसों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों केस जो होते हैं एक से ही होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चलन चल रहा है आजकल अपने पति को मारने का, वाकई में बहुत खतरनाक चल रहा है। आने वाले टाइम में लोग जो है शादी करने से भी डरेंगे।
दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना, तो आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।